गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने संगम युगीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था और आज हम संगम युगीन सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। संगम युग में तमिल और आर्य संस्कृतियों का पूर्ण सम्मिश्रण हो चुका था। फिर भी तमिल प्रदेश में आर्यों की चार वर्ण व्यवस्था यानी चतुर्वर्णीय जो वर्ण व्यवस्था है वो मान्यता प्राप्त नहीं कर सकी थी। यानी तमिल साहित्य में हमें कहीं भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जातियों का उल्लेख नहीं मिलता है। तमिल समाज को हम सुविधा की दृष्टि से चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं: अरसर शासक वर्ग, अंडनर ब्राह्मण वर्ग, वेनिगर व्यापारी वर्ग और वल्लाल कृषक वर्ग। अरसर यानी शासक वर्ग, राज परिवार से जुड़े लोग इस वर्ग से संबंधित थे और राजनीतिक दृष्टि से समाज में इनका विशेष महत्व था। उत्तर भारत की क्षत्रिय जाति के समान इस जाति के लोग मुकुट और माला धारण करते थे। इनका मुख्य कार्य जनता की आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से रक्षा करना होता था। अंडनार यानी ब्राह्मण वर्ग, समाज में ब्राह्मणों तथा ऋषियों को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था। इनका मुख्य कार्य वेदों का अध्ययन, यज्ञों का अनुष्ठान, पूजा पाठ और अध्ययन अध्यापन था। उन्हें राजाओं तथा संपन्न लोगों से पर्याप्त दान दक्षिणा मिलती थी। वेनिगर यानी व्यापारिक वर्ग, तमिल प्रदेश का आंतरिक और बाह्य व्यापार का संचालन यही वर्ग करता था। वल्लाल यानी कृषक वर्ग, अभिजात्य वर्ग के भूस्वामियों को वल्लाल कहा जाता था और संपन्न वल्लाल लोगों को उच्च राज के पदों पर नियुक्त किया जाता था। और मजदूर कृषक वर्ग है यानी गरीब किसान, उनको वेल्लार कहा जाता था, जो कि मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। एक समकालीन कवि पुरुनानुरु की कविता में तूडियन, पाडन, पडेन तथा वडम्बन इन चार वर्गों का उल्लेख मिलता है, परंतु ये वर्ग कर्म से संबंधित थे। तमिल समाज में वर्गों या जाति व्यवस्था का उद्भव व्यवसाय के आधार पर हुआ था। संगम युग में दास प्रथा भी प्रचलित थी। सामान्यतः युद्ध के समय पकड़े गए शत्रु पक्ष के लोगों को दास बना लिया जाता था। इन लोगों को सार्वजनिक निर्माण कार्यों में लगाया जाता था। उस समय दासों के क्रय विक्रय के लिए नियमित बाजार भी हुआ करते थे। स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति के बारे में जो कवियों की रचनाएं हैं उनमें साक्ष्य मिलते हैं। उनमें विरोधाभास भी है। एक पक्ष के अनुसार प्रारंभिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी और घर की आंतरिक व्यवस्था में वह काफ़ी स्वतंत्र थी, परंतु बाद में स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में निम्न समझा जाता था। उन्हें न तो संपत्ति का अधिकार था और न ही उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था। फिर भी उन्हें एकाकी जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था। अवियार उस समय की एक प्रसिद्ध विदुषी महिला थी, वह एक श्रेष्ठ कवियत्री थी और नचेलियर एक अच्छी कवियत्री थी। तो इस प्रकार स्त्रियों की स्थिति पर्याप्त अच्छी नहीं थी, फिर भी ठीक थी, ऐसा वर्णन संगम साहित्य में प्राप्त होता है। विवाह है, तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम में भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, परंतु सामान्यतः 2 प्रकार के विवाह होते थे। एक तो माता पिता की अनुमति से और दूसरा माता पिता की बिना अनुमति से। माता पिता की बिना अनुमति के जो विवाह होता था उसे कलाऊ कहा जाता था। इसमें धार्मिक परंपराओं का अनुसरण किए बगैर पुरुष और स्त्री विवाह करते थे। दूसरा माता पिता द्वारा तय संबंध वाला विवाह था, जिसे कारपू कहा जाता था। कारपू, इसमें बड़े पैमाने पर धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं का अनुसरण किया जाता था। तमिल समाज में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था।
सती प्रथा। तमिल साहित्य से पता चलता है कि समाज में सती प्रथा लोकप्रिय थी, फिर भी सती प्रथा को न तो प्रोत्साहित किया जाता था और न ही किसी स्त्री को जबरदस्ती सती होने के लिए विवश किया जाता था। संगम काल के कवियों ने स्वेच्छा से सती होने वाली स्त्रियों की प्रशंसा में अनेक कविताएं भी लिखी, परंतु जो स्त्री सती नहीं हो पाती थी उसे दयनीय जीवन बिताना पड़ता था। विधवाओं के दयनीय जीवन के कारण ही समाज में सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। आवास। संगम काल के संपन्न लोगों के आवास ईंट और चूने के बने होते थे। अनेक घर 2 मंजिले होते थे। बड़े मकान कई कमरों के होते थे। कुछ श्रेणी के मकानों पर धातु की प्लेट की छतें भी डाली जाती थी। घरों की दीवारों पर देवताओं तथा पशु पक्षियों के सुंदर चित्र चित्रित किए जाते थे। घरों के आगे विशाल अहाते होते थे जिनमें उद्यान होते थे। इस प्रकार उस समय आवास व्यवस्था भी समुन्नत थी। खान पान। संगम युगीन समाज में चावल का प्रयोग अधिक किया जाता था। ज्वार बाजरा भी खाया जाता था। मांसाहार का भी प्रचलन था। इसके साथ साथ संगम साहित्य में मुनीर नामक एक मादक पेय का उल्लेख मिलता है जिसे नारियल के दूध, ताड़ के रस और गन्ने के रस से सम्मिश्रण से तैयार किया जाता था। स्त्री और पुरुष दोनों में पान खाने का प्रचलन था। वेशभूषा एवं श्रृंगार। संगम काल में सूती एवं रेशमी कपड़ों का प्रयोग किया जाता था। निर्धन लोग तन ढकने के लिए खजूर अथवा नारियल की पत्तियों का उपयोग करते थे। सामान्यतः 2 वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, एक कमर के नीचे का अंग ढकने के लिए और दूसरा कंधे से नाभि तक। स्त्रियां आजकल की साड़ी के समान ही एक लंबे वस्त्र का प्रयोग करती थी। संपन्न लोग सिर पर पगड़ी अथवा साफा बांधते थे। स्त्रियों को केश विन्यास का काफी शौक था। वे अपनी वेणी में फूलों और मोर पंखों का प्रयोग करती थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। आभूषण सोने, मोती, हीरे, मणि और कौड़ी के बने होते थे। सुगंधित इत्र और तेल का प्रयोग भी किया जाता था। मनोरंजन। तमिल लोग विभिन्न प्रकार से अपना मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य से पता चलता है कि शासक लोग तथा संपन्न लोग कवि सम्मेलन, संगीत सम्मेलन एवं नृत्यों का आयोजन करते थे। ऐसे अवसरों पर कवियों, संगीतकारों एवं नर्तकियों को पारितोषिक दिया जाता था। करिकाल नामक शासन ने अपने एक दरबारी कवि को एक सम्मेलन में 1,60,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। प्राय प्रत्येक राजा के दरबार में गायक और गायिकाएं मौजूद रहती थी। मनोरंजन के अन्य साधनों में मल्लयुद्ध, शिकार, पासों का खेल, गोलियों का खेल, सैर सपाटा आदि मुख्य थे। तो इस प्रकार उस समय की मनोरंजन व्यवस्था अच्छी थी और स्त्रियों पुरुषों का सामूहिक नृत्य भी प्रचलित था। दोनों ही गायन भी गाते थे। मृतक संस्कार। संगम युग में तमिल समाज में मृतक संस्कार संबंधी 2 विधियां प्रचलित थी, एक दाह संस्कार और दूसरी दफनाना। किसी भी परिवार के लिए हमेशा के लिए एक ही विधि को अपनाना अनिवार्य नहीं था। सुविधा अनुसार किसी भी विधि के द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। मृतक व्यक्ति को दफनाते समय उसकी विधवा धूप पर चावल का लड्डू रखकर उसको अर्पित करती थी। संपन्न लोग अपने मृतक परिजनों के सम्मान में विभिन्न प्रकार की ईंटों की समाधियां भी बनाते थे। इस प्रकार संगम युगीन सामाजिक जीवन है, उसमें 4 वर्ण जो वैदिक काल में होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ऐसा नहीं था। अब सुविधा की दृष्टि से हमने ये 4 वर्ग बनाए हैं, न कि समाज विभाजित था। व्यवसाय के आधार पर, कर्म के आधार पर ये वर्ग बने हुए थे। इस प्रकार इस वीडियो को सुनने के साथ साथ आप नोटबुक
और पेन रखा करो, और जो पॉइंट्स हैं उसका वर्णन है उनको आप लिखा करो, ताकि आपके अच्छे नोट्स भी बन जाएं और आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन याद करने में आसानी रहे, ताकि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।